वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज अगेन हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे आज के ही न्यूज़पेपर से, जहाँ पे आपको पैटर्न तो यही पता है कि हम करंट अफेयर को ओवरऑल डिस्कस करते हैं, लिंकेजेस ड्रॉ करते हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर से इसके बारे में जान लेते हैं, उसी से रिलेटेड आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है वो डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द आंसर्स इन द शॉर्ट फॉर्म। डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप लिंक को फॉलो कर सकते हैं। सो वी हैव एन अपकमिंग अनाउंसमेंट जो कि मे बी आपको कॉमेंट बॉक्स में विद इन एन आवर और 2 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो उसको भी फॉलो करते रहना। बेसिकली आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। इन स्पाइट ऑफ द टाइम कि 8 बजे का हमारा ये स्लॉट तो रहता ही है, उसके बाद एडिशनल कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है, वो टाइम बाय टाइम हम शेयर करते रहेंगे। अब कुछ नई अनाउंसमेंट होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यूएसए ने ना आप बोल दिया है, कल को बोल दिया था ना कि आप ईरान के आगे, ईरान जो है वो इजराइल के आगे अब झुक जाए, है ना। तो उसी के बेसिस पे अब ईरान की तरफ से तो यही स्टेटमेंट आई है कि हम नहीं झुकेंगे। तो अब उसके बाद यूएसए ने इंडिकेशन दी है कि शायद वो इस वॉर का हिस्सा बन जाए इजराइल का साथ देते हुए। सो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर यूएसए इंटरवेंशन करता है तो यूएसए का खुद का लगा हुआ पैसा ईरान के अंदर, आप कह सकते हो, वो भी वेस्ट जाएगा। बट ईरान जो है अब सब्सिक्वेंटली एक तरह से सबमिसिव होना पड़ेगा उसे। बट एज अ रिज़ल्ट अगर हम देखते हैं तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इजराइल कि वो अपनी पावर शो कर सके, ठीक है। बट अब दोनों के बीच में एक सीज फायर हुई थी, आप कह सकते हो। सीज फायर भी क्या है, जैसे कि हमारी अब इस्लामिक कंट्रीज़ है जिसमें गल्फ कंट्रीज़, अराबिक कंट्रीज़ मेजरली आती हैं, तो उसके अंदर अब्राहम अकॉर्ड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आता है। तो अभी के लिए अगर माना जाता है कि ईरान मान भी लेता है इस चीज़ को, तो ईरान की जो जनरल पब्लिक है ना, वो भी इस चीज़ से थोड़ा बहुत इंटरनली खुश हो सकती है, क्योंकि अब वेस्टर्न सैंक्शन से लग के ईरान के ऊपर, सो पीपल आर ऑल्सो नॉट हैप्पी, है ना। तो अभी तख्ता पलट के चांसेस वगैरह तो इतना नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हो कि सफ़र कर रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट यूएसए डायरेक्टली इंटरवीन करता है तो इट विल बी वेरी डिवेस्टेटिंग सिचुएशन। एंड स्पेसिफिकली रशिया ने भी इसमें यूएसए को ये चीज़ के लिए हिदायत दी है कि मत करो ये चीज़ को, कि अब ऑलरेडी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हिट हुई हैं, ठीक है, जिसको आप मैप में भी देख सकते हो कि हमारे पास नातान्स की जो है फैसिलिटी ऑलरेडी हिट है, ठीक है। देन इस्फाहान वाली जो फैसिलिटी है वो हिट है। बट इन केस अगर यूएसए इसका पार्ट बन जाता है तो ऑलरेडी उनको आइडिया तो है ही, है ना, कि कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ पे हैं। सो क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड था ईरान के साथ। एंड देयर आर चांसेस कि फार्डो फैसिलिटी, जो कि एक और हमारे पास यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है ईरान के पास, है ना, तो उस चीज़ के ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस है। तो उससे हो सकता है, रशिया बोल रहा है कि कुछ बहुत ही मेजर हो जाए जिससे पूरा वर्ल्ड सफ़र करे, है ना। तो वर्ल्ड एज अ कम्युनिटी को इस टाइम पे आपको फोकस करना चाहिए। सो इसी के बेसिस पे जो है आप डिसीजन लेना, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट की यहाँ पर जरूरत नहीं है। बट अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है, इजराइल इफ विंस, है ना, तो इस केस में अब्राहम अकॉर्ड्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज आने वाले हैं इजराइल को। तो अब अब्राहम अकॉर्ड जो है, इट वाज अ सीरीज ऑफ अकॉर्ड्स, एक तरह से कह सकते हैं अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द गल्फ कंट्रीज, गल्फ अराबिक कंट्रीज एज वेल एज इजराइल, है ना। तो इजराइल एक पार्टी था उसके अंदर, एंड इसमें नेगोशिएशन जो है आप कह सकते हो यूएसए ने करवाई थी। सो बहुत सारी सिचुएशंस जो हुई थी उसको हम लेटर ऑन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले सवाल देख लेते हैं, इसके अंदर और ऐसा कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन यही है, ठीक है, कि यूएसए इंडिकेशन दे रहा है, बट व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको थोड़ा सा और एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो सवाल यही है कि Consider the following कि Abraham Accords led to the formation of West Asia Quad. Second, Morocco was the first Arab country to agree with the Abraham Accord. So which of the following statements is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओनली, ठीक है, कि वेस्ट एशिया क्वाड जो है ना, इसको हम I2U2 के नाम से भी जानते हैं। I2U2 में इंडिया, इजराइल, यूएसए और हमारा यूएई पार्टनर था, ठीक है। तो आपस में इनके बीच में क्या डिसीजन हुआ था कि हम डिप्लोमेटिकली टाइज तो खोलेंगे, अब्राहम अकॉर्ड ने बोला, है ना, कि अरब कंट्रीज और इजराइल आपस में डिप्लोमेटिकली सारे जितने भी अब चैनल्स हैं उसको खोलेंगे, है ना, आपस में बैठ के यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है। तो I2U2 एक तरह से ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इन 4 कंट्रीज का, जिसका इंडिया भी पार्टी है, जो अब रीजनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या वेलबींग के ऊपर जो है डेवलपमेंट पे बात कर रहा है। सो एज अ रिजल्ट अब I2U2 को हम वेस्ट एशिया क्वाड भी बोलते हैं, जो 2021 में आफ्टर अब्राहम अकॉर्ड्स की जो सीरीज 2020 के अंदर खत्म हुई उसको एस्टैब्लिश किया गया था। मोरक्को जो है वो फर्स्ट अरब कंट्री नहीं थी, फर्स्ट अरब कंट्री टू रिकॉग्नाइज दैट वाज यूएई, ठीक है। अब बहरीन ने उसके बाद उसको फॉलो किया। अब बहरीन के बाद हम देखते हैं सूडान ने इसको फॉलो किया।
ठीक है। सूडान में भी अब यूएस का रोल यही रहा कि जितनी भी सूडान को यूएस की लिस्ट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म के अंदर डाला गया था, यानी कि सूडान को कंसिडर किया जा रहा था पहले यूएसए की तरफ से कि स्टेट जो, यानी कि सूडान ऐसी कंट्री है जो कि अब स्पॉन्सर करती है टेररिज्म को, है ना। तो अगर वो इसको एग्री कर जाती है तो उस केस में यूएसए ने ड्रॉप कर दिए थे सारा का सारा जो स्टेटस उसको दिया गया था, ठीक है। उसके बाद मोरक्को को अब आप कह सकते हो यूनाइटेड स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया था सॉवरेनिटी ओवर वेस्टर्न सहारा इन एक्सचेंज ऑफ मोरक्कोज एंगेजमेंट विद इजराइल, कि अगर मोरक्को हाँ करता है तो यूएस से जो है उसको सॉवरेनिटी देगा ओवर वेस्टर्न सहारा रीजन। सो इसी तरीके से अब आप कह सकते हो इजराइल एंड यूएसए हैव ऑलवेज बीन टुगेदर। तो अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 से में फाइनलाइज हो चुके थे, उसके अकॉर्डिंगली अब हमारे पास I2U2 की फॉर्मेशन भी अकॉर्डिंगली हुई थी, राइट। तो हमारा ये क्लियर होना चाहिए सिचुएशन। देन इंडिया प्लग्स लूप होल दैट अलाउड गोल्ड ड्यूटी इवेजन। तो अब गोल्ड ड्यूटी जो है, जब आप बाहर की कंट्री से गोल्ड लेके आते हैं, है ना, तो उसके अंदर आपको 6% यहाँ पर ड्यूटी कस्टम्स में देनी पड़ती है। बट देर इज़ अ लूप होल जिसमें माना जाता है कि अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोड्यूसर के पर्पज से, जिसको हम लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं, अगर आप वो इंपोर्ट करते हैं कौन सी कंट्री से, फ्रॉम यूएई, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, जिनका इंडिया के साथ ऑलरेडी ट्रेड पैक्ट है, तो इन दैट केस अगर आप ये बोल के कि हम इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए गोल्ड को लेकर आ रहे हैं, जिसको हम लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं, तो उस पर किसी भी तरह की ड्यूटी आपको चार्ज नहीं की जाती थी। तो लोगों ने यही लूप होल का फ़ायदा उठा के बहुत ज़्यादा जो गोल्ड है ना उसका अब इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था इन द नेम ऑफ कि हम तो प्रोडक्शन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट अब गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया कि हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। सो एज अ रिजल्ट अब हम क्या करते हैं कि हम जो ये लिक्विड गोल्ड वाला सिचुएशन भी है ना, या गोल्ड से रिलेटेड कोई भी आइटम है, बीट इंडिया को कोई पैक्ट है जो भी है, उसको हम रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल रहे हैं कि वी नीड अ परमिशन या लाइसेंस टू इंपोर्ट लिक्विड गोल्ड ऑल्सो। कि अगर कोई इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए लेकर आ रहा है तो उसके पास लाइसेंस तो होगा ना उस चीज़ का, तो वो लाइसेंस दिखाए और इंपोर्ट ड्यूटी से यहाँ पर बच जाए। अदरवाइज अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो 6% यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी जरूर उस चीज़ की देगा। सो अब उसके अंदर थोड़े बहुत और चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस यही है कि एक और नोटिफिकेशन निकाली गई कि पैलेडियम, रोडियम एंड इरिडियम अलॉय, जिसमें 1% से ज़्यादा गोल्ड अगर इन्वॉल्व होता है तो उसको भी रिस्ट्रिक्टेड जो है लिस्ट में डाल दिया जाए, ठीक है। एंड दिस डिसीजन वाज टेकन एज पर द कस्टम्स एंड टैरिफ्स एक्ट कि एन अलॉय विद प्लैटिनम एक्सेसिव ऑफ 2% क्वालिफाइज एज प्लैटिनम अलॉय, कि प्लैटिनम के अलॉयज भी हो, ठीक है, प्लैटिनम जिसमें 2% से ज़्यादा है उसको भी अब प्लैटिनम अलॉय की तरह ट्रीट किया जाए। ये चेंज लेकर आया गया। एंड गोल्ड से रिलेटेड इंपोर्ट ड्यूटीज़ के अंदर रिस्ट्रिक्शन वाली जो लिस्ट है उसमें चेंजेस लाए गए। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई। सवाल है कि विद रिस्पेक्ट टू या रेफरेंस टू कस्टम्स एंड टैरिफ्स एक्ट 1975 कंसिडर द फॉलोइंग, कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट deals with export tariff. Second, only the central government has the power to amend the first schedule. Which of the following statements is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि सेकंड स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट है, कि फर्स्ट शेड्यूल है ना जो एक्ट का, वो इंपोर्ट टैरिफ के साथ डील करता है। तो ऐसे कोई भी एक्ट अगर आपको आता है ना, है ना, सवाल आ सकता है उसके ऊपर, तो अगर कोई भी न्यूज़ में ऐसा आता है तो थोड़ा थोड़ा ना आइडियाज़ उसका जो इंडेक्स है उसका ले लिया कीजिए, ठीक है। सो उससे के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये इंडेक्स से ही आपसे सवाल पूछा गया कि फर्स्ट शेड्यूल जो है वो इंपोर्ट टैरिफ के साथ डील करता है, सेकेंड शेड्यूल जो है एक्सपोर्ट टैरिफ के साथ डील करता है। देन पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अमेंड द फर्स्ट शेड्यूल, हमारा सेक्शन 11A यहाँ पर बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है, वहाँ पे स्टेट से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जो टैरिफ रेट्स हैं, बेस रेट्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे तय करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंधु लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम ईरान। अब ईरान में लोग फंसे हुए थे इंडिया के, है ना, सो उन्हीं को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया गया है। एंड ईरान की एम्बेसी है वो कल भी यही चीज़ बोल रही थी, और इजराइल की एम्बेसी से भी यही स्टेटमेंट आई थी कि वी विल हेल्प इंडिया टू इवैक्यूएट द पीपल, है ना, किसी ना किसी तरीके से हम सेफ कॉरिडोर जो है वो प्रोवाइड करेंगे एंड उनको इवैक्यूएट करने के लिए यहाँ पे प्रोसेस जो है वो शुरू भी कर दिया गया है। देन नाम क्या दिया गया है, ऑपरेशन सिंधु। तो इसी के रिगार्डिंग हमने बहुत सारे वेरियस ऐसे इवैक्यूएशन प्रोसेसेस को किया है टाइम बाय टाइम। तो उसी से रिलेटेड आपको सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स एंड द कंट्री, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से आप ब्रैकेट लगा लीजिए। ऑपरेशन देवी शक्ति यूक्रेन, ऑपरेशन गंगा हैती, ऑपरेशन इंद्रावती अफगानिस्तान। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि नन ऑफ देम आर करेक्टली मैच। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अब वो अफगानिस्तान के लिए हुआ था। देन ऑपरेशन गंगा की जब हम बात कर रहे हैं, यूक्रेन की कुंभ में इवैक्यूएशन करने के लिए हुआ था। देन ऑपरेशन इंद्रावती की बात करें तो हैती में सिविल अनरेस्ट जो हुआ था वहाँ से हमने इवैक्यूएशन की थी इंडियन नेशनल्स की, राइट। तो सिंपल सा सवाल था ये। देन नेक्स्ट, सेंट्रल ग्रीन लाइट्स 2.3 लाख हाउसेस अंडर
प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में इनिशियली लॉन्च की गई थी। अब इसके दो फेजेज हैं, अर्बन और रूरल। तो यहाँ पे अर्बन से रिलेटेड बात हो रही है। अर्बन की बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ये काम आता है सारा का सारा, ठीक है। तो 2015 के बाद अब इसके एक्सटेंशन करते करते इसका 2.0 वर्जन जो है वो भी निकाल दिया गया अर्बन से रिलेटेड ही, जिसको हमने 2024 में यहाँ पर सरकार ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो उसके तहत अब जो बजट है उसकी एलोकेशन हो गई है। एंड स्टेट्स कौन सी है? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एंड यूपी, ठीक है। अभी तक कितने स्टेट्स में ये अप्लाई किया गया है एंड इसके लिए बजट 2.3 बजट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है एंड हाउसेज जो है 2.35 लाख सैंक्शन कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। अब आपका यहाँ पे रोल यही बनता है कि आपको देखना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल और अर्बन इन डिटेल आपको क्या कहती है, ठीक है। उसका 2.0 वर्जन अगर निकला है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, नहीं आए हैं, है ना। कौन से उसके आप कह सकते हो बेनिफिशरीज हो सकते हैं, या उससे रिलेटेड अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या आउटकम्स क्या क्या थे पहले वाले के जो 2.0 वर्जन निकाला गया है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट थोड़ा सा आइडिया आप जरूर रखिएगा। सवाल है कि कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू पीएम आवास योजना अर्बन। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कंप्लीटली, ठीक है। अ बेनिफिशियरी फैमिली अंडर द मिशन कंप्राइजेज ऑफ हस्बैंड और वाइफ ओनली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहली चीज कि यहाँ पे आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देखने को मिली होंगी, तो यहाँ पे आप कर सकते हो इस चीज से इसको एलिमिनेट। तो कंप्लीटली आप मान नहीं सकते इस चीज में। इन केस यहाँ पे ना इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है इसके अंदर अगर आप चीजें देखेंगे तो जिसको हम डिस्कस करते हैं अभी, ऑब्जेक्टिव्स में ना एक पर्टिकुलर चीज है जिसमें अब जो लोन्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट टोटली देती है। तो ये सेंट्रली सेक्टर्ड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू लोन्स के पर्पज से ही आ जाता है कि लोन्स जो है 3 कैटेगरीज में यहाँ पे दिए जाते हैं, 3%, 6% एंड 9%। अब ये सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड किए जाते हैं एंड वो अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली देती है। वो इसका पोर्शन जो है वो सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम में आ जाता है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ओवरऑल पूरी की पूरी है कि स्टेट्स यूटीज मिलकर काम यहाँ पर कर रही हैं, बट लोन जो अब सब्सिडाइज रेट पे दिया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है एंड वही एस्पेक्ट जो है इसका सेंट्रली सेक्टर्ड पार्ट में आ जाता है। तो बेनिफिशियरी जो है वह हस्बैंड और वाइफ ही नहीं होते। देख लेते हैं क्या क्या है। पहली चीज देख लीजिए CLSS, जिसका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम माना जाता है, एक्सेप्ट कि CLSS जो वर्टिकल्स इसमें डिसाइडेड हैं विच इज इंप्लीमेंटेड एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब इसके अंदर है कि इनसाइड स्लम रीडेवलपमेंट, है ना, कि स्लम वाले रीजन में अगर आपको रीडेवलपमेंट चाहिए, वहाँ पे अगर आपको घर चाहिए विद स्पेसिफिक इनकम अगर आपकी नहीं है और कोई पक्का घर भी आपके पास नहीं है तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी या घर मिल जाएगा। देन HP अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप, सब्सिडाइज रेट पे लोन मिल रहा है, ठीक है, घर बनाने के लिए। देन बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शंस, कि कंस्ट्रक्शन जो है वो बेनिफिशियरी खुद से ही करवाएगा, बस लोन जो है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, घर जो है वो इजीली अवेलेबल करा दिया जाएगा, जगह इजीली अवेलेबल करा दी जाएगी, या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहीं ना कहीं कवर कर दी जाएगी। अब जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है ना, वो क्रेडिट जो मैं आपको बता रही हूँ 3 पर्पसेज में जो लोन प्रोवाइड किया जाता है परसेंटेजेस में, वो आपको अब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली देती है, ठीक है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर इसके थ्रू करवा दिया जाता है। देन बेनिफिशियरी फैमिली में अगर हम देखें, हस्बैंड वाइफ, अनमैरिड सन्स और अनमैरिड डॉटर्स इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। अब दे शुड नॉट ओन अ पक्का हाउस एंड उन्हीं के नाम पे यहाँ पर नहीं होना चाहिए पक्का घर, और इन द नेम ऑफ एनी मेंबर इन और एनी मेंबर इन जिनको अब अलाउड या फिर जो फॉल करते हैं इस कैटेगरी में उनके नाम पे किसी भी तरह का पक्का घर नहीं होना चाहिए। एंड एडल्ट अर्निंग मेंबर जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैरिटल स्टेटस, अगर आपके पास अर्निंग है, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी की तरह नहीं कंसिडर किया जाएगा। देन ही और शी डज नॉट ओन अ पक्का हाउस, ठीक है, नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ अ मैरिड कपल, कोई भी स्पाउस में से जॉइंटली अगर हम देखें तो वो एलिजिबल होंगे यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट टू इनकम एलिजिबिलिटी उसके ऊपर होगी, ठीक है। अंडर द स्कीम एलिजिबिलिटी जो है वो अब बेनिफिशियरी की एडवांटेज हो सकती है किसी भी 4 मिशंस या वर्टिकल्स के थ्रू, ठीक है। इनके बेसिस पे आप किसी भी वर्टिकल में अगर फॉल करते हैं तो अगर आपको हो सकता है घर प्रोवाइड कर दिया जाए, हो सकता है आप घर की एक्सटेंशन करना चाहते हो, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके पास 21 स्क्वायर मीटर का घर है जो कि पक्का घर है, बट अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं अप टू 30 स्क्वायर मीटर्स, बट आपके आसपास जो रेजिडेंशियल एरियाज है वहाँ पे जगह नहीं है अगर, तो आपको एक सेपरेटली जगह प्रोवाइड कर दी जाएगी या घर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एल्सवेयर अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन,
ठीक है। तो ये 4 इसके पिलर्स या कंपोनेंट्स है कि इन्हीं में से किसी एक में अगर आप फॉल करते हैं तो अकॉर्डिंगली या तो आपको घर दिया जाएगा या ज़मीन दी जाएगी, सब्सिडाइज रेट पे या तो लोन दिया जाएगा या आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कवर कर दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू दैट आपको ईजिली घर अवेलेबल कराया जाएगा। एंड इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और है कि ये अब कौन कौन से लोग इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो मिडिल इनकम ग्रुप वाले जो होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इसमें इंक्लूड होती हैं, विमेन इंक्लूड होती हैं, कौन कौन और इंक्लूड होता है वो थोड़ा सा और यहाँ पे ओवरव्यू आप ले सकते हैं। देन व्हाट वाज डिसाइडेड एट द यूएन ओशंस कॉन्फ्रेंस। यूएन ओशंस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने हाई सीज ट्रीटी की बात की थी, ठीक है, कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, जिसको हम यूएन क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। अब उसी के रिगार्डिंग हमने बोला था ना कि अब 60 पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट है 60% भी नहीं, 60 जो कंट्रीज़ हैं उनकी रैटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू दैट, कि अगर हम इनको पिक्चर में ला सकें, क्योंकि वो बाइंडिंग इन नेचर होगी। यूएसए ने इसे भी साइन नहीं किया है बट दे आर सेइंग कि हम इसको साइन करेंगे। इंडिया ऑलरेडी रैटिफाई कर चुकी है इस ट्रीटी को, ठीक है। अब ओशंस कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट कराई गई कि अब लोगों को बताया जाए एटलीस्ट कि कंट्रीज़ के आपस में मिलकर हम क्या काम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, ठीक है। सो अब आगे इसके अंदर ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने ये बताई है कि थोड़ी चीज़ें ना अभी वेग है। क्यों? क्योंकि अब ये हाई सीज की बात कर रहा है जो कि अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के परे है, यानी कि कोई भी कंट्री का उसके ऊपर हक नहीं है ना, कि उनकी हम या तो डेवलपमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना एक चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जो 2 कंट्रीज़ हैं या जो कंट्रीज़ मिलके इसके ऊपर काम करेगी उससे उनको मॉनिटरी बेनिफिट होगा। तो मॉनिटरी बेनिफिट का तो कोई पर्पज़ ही नहीं बनता ना, क्योंकि हम तो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और ऑलरेडी तो ये चीज़ डिसाइडेड है ना कि हाई सीज को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका वल्नरेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू जो वहाँ पे डाइवर्सिटी जो है एग्जिस्ट करती है उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये चीज़ जो थोड़ी सी वेग लग रही है इस टाइम पे, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन लोग चाहते हैं या कंट्रीज इस टाइम पे चाहती हैं। बट ओवरऑल जो है वो यही चीज़ मानी जा रही है कि हाई सीज को लेकर यहाँ पे कंजर्वेशन की बात की जाएगी, बट यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो है डायरेक्ट तरीके से कोई चीज़ को आंसर नहीं किया गया है। इसके अलावा अब यूएनओसी की अचीवमेंट यही है कि यूरोपियन कमीशन ने अनाउंस किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 बिलियन यूरोज टू सपोर्ट दी ओशन कंजर्वेशन, साइंस एंड सस्टेनेबल फिशिंग, ठीक है। सो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है आपको कि 3rd एडिशन हुई थी यूएनओसी की, ठीक है। 2017 में हुई है पहले, 2022 में हुई है एंड 2025 में अब हुई है, ठीक है। 3री एडिशन थी। एंड जो कंटेंशियस एस्पेक्ट है बीबीएनजे की शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज जो मैंने आपको बताया, वो एक्सट्रैक्ट करने का जो मुद्दा है इस टाइम पे दैट इज चैलेंजिंग, एंड एक फर्म कंसेंसस पे लेके आ रहा है कि कैसे कमर्शियल बेनिफिट्स होंगे। यूरोपियन कमीशन ने जो चीज़ अनाउंस की है वो इसकी जिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा और आपको यहाँ पर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन जो हमारे पास ये यूएनओसी 2022 है दैट टुक प्लेस इन पोर्टुगल। UNOC aims at catering Sustainable Development Goal 12. UNOC needs 60 participating nations in order to implement BBNJ agreement. ये तीनों चीज़ें में से 2 चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, पोर्टुगल में ही हुआ था, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब 60 पार्टिसिपेटिंग नेशंस की रैटिफिकेशन चाहिए होगी जो कि अभी ओपन है टिल सितंबर, ठीक है। तो अगर वो हो जाता है तो उसके बाद ये अग्रीमेंट जो है वो इन पिक्चर आ जाएगा, ठीक है। सो 3rd स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। आंसर इसका बी बन जाता है। देन हाउ इंडिया आर्मीनिया अलायंस इज पेइंग ऑफ अमिड ईरान इजराइल क्राइसिस। तो ये थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू मैप। तो इस मैप वाली पिक्चर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना कि हमारा ईरान वाला रीजन है ना, तुर्कमेनिस्तान है, एंड इसके इस साइड यहाँ पर हमारे पास अफगानिस्तान आता है, देन पाकिस्तान आता है, एंड पाकिस्तान को क्रॉस करके इंडिया आता है। हमने इवैक्यूएशन के लिए ऑपरेशन सिंधु तो शुरू किया, बट इवैक्यूएशन की तो की कैसे जाए? अब दोनों एम्बेसीज ने बोली है ये चीज़ कि हाँ हम आपको अलाउ तो करेंगे, बट अलाउ करोगे कैसे? कोई सेफ पैसेज तो निकालना चाहिए। तो इस केस में इंडिया और आर्मीनिया की टाइज जो हैं वो हेल्प कर रही है। आर्मीनिया लाइज हियर, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा जानने की जरूरत है कि इराक के पीछे यहाँ पे लेबनान है, सॉरी जॉर्डन है, जॉर्डन के यहाँ पे इस साइड पे इजराइल कहीं फॉल करता है। तो ये 2 चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखना। पहली चीज़ कि अब हम इवैक्यूएशन करेंगे तो करेंगे कैसे, तो वो सिचुएशन यहाँ पर है। पहली सिचुएशन देखते हैं कि अजरबैजान और टर्की की सिचुएशन देख लेते हैं, या आप कह सकते हो कि पाकिस्तान की सिचुएशन देख लेते हैं। तो इन तीनों के साथ हम किसी भी तरीके से इवैक्यूएशन को प्लान नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब पाकिस्तान के साथ हमारे अभी रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट होकर हटा है, एंड उसी के लिए टर्की ने और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है। तो ये 3 जो जगहें हैं इनके ऊपर तो लगा दीजिए क्रॉस।
ठीक है। देन अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान के बलोच वाले रीजन से हमें निकल के जाना पड़ता, जहां पे इवैक्यूएशन प्रोसेस में बलोच रीजन से या तालिबान से हमारे साथ ऐसा कोई ट्रीटी या पैक्ट नहीं हुआ है, एंड अभी के लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है इमीडिएट इवैक्यूएशन प्लान के लिए। तो अफगानिस्तान पे भी आप यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। तो अफगानिस्तान भी एग्जिस्ट नहीं करता इवैक्यूएशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब ईरान में तो ऑलरेडी वॉर चल रही है, इराक की सिचुएशन देखते हैं। इराक की इस साइड हमारे पास जो कंट्री पड़ रही है, देन उसके बाद वहां पे इजराइल फॉल कर रहा है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर के बीच में आ रहा है, ठीक है। सो यहां से भी आप इसको नहीं इवैक्यूएट कर सकते लोगों को जो फंसे हुए हैं। ईरान की एयर स्पेस बंद हो चुकी है, अब कब तक खुलेगी ये भी नहीं पता, तो आप ईरान में भी कहीं पे लैंड नहीं कर सकते। बची दो कंट्रीज हमारे पास, या तो आर्मीनिया या तो तुर्कमेनिस्तान। अब तुर्कमेनिस्तान में प्रॉब्लम ये थी कि ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है। स्पार्सली पॉपुलेटेड होने की वजह से यहाँ पे जो रोड्स है, ठीक है, बाय रोड भी अगर आप जाते हैं या इवैक्यूएशन किसी भी तरह से प्लान करते हैं वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अब स्पार्सली पॉपुलेटेड होने के साथ साथ यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। तो अब तुर्कमेनिस्तान वाला ऑप्शन भी गया, बचा कौन? आर्मीनिया, ठीक है। आर्मीनिया बचती है कि आर्मीनिया के साथ ऑलरेडी हमारे डिप्लोमेटिक टाइज चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स भी होती रही हैं टाइम बाय टाइम, ठीक है। सो इसी तरीके से इस वाले रूट को फॉलो करते हुए आर्मीनिया से हमने इवैक्यूएशन वाला प्रोसेस जो है वो प्लान किया है, ठीक। ये सिंपल सा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया है कि वाई आर्मीनिया, ठीक है, वाई आर्मीनिया, नॉट अजरबैजान या एनी अदर कंट्री, ठीक है। सो अब इसी वजह से इंडिया आर्मीनिया की जो अलायंस है दैट हैज हेल्प्ड इंडिया, एंड ऐसा नहीं है कि व्हाट इज इन इट फॉर आर्मीनिया, ठीक है, दोनों में ही आपस में डिप्लोमेटिक टाइज है, तो इंडिया ने भी कहीं पे सपोर्ट किया होगा। तो अब देख लेते हैं वो क्या क्या है कि अब जो आर्मीनिया है वो पब्लिकली इंडिया को एंडोर्स करता है कि वो रिजॉल्व करे कश्मीर वाला इशू, एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का ही होना चाहिए, ठीक है। एंड सपोर्ट्स इंडियन एस्पिरेशन फॉर अ परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी में इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, आर्मीनिया इस चीज़ के फेवर में है, ठीक है। अब आर्मीनिया जो है ना एक इंटरनेशनली सिचुएशन अगर हम देखें जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इंडिया किसी भी तरह का इकोनॉमिक कॉरिडोर खोलने की कोशिश करता है, ठीक है। सो इंडिया के लिए आर्मीनिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें इंडिया जो है अब इंडिया टू यूरोप की कनेक्टिविटी अगर प्रोवाइड करना चाहता है तो वो आर्मीनिया ईरान से होते हुए अब यहाँ पे इंडिया तक पहुँचे, वो उसकी एस्पिरेशन है इंडिया की, है ना। तो आर्मीनिया में भी डेवलपमेंट होगी, तो आर्मीनिया ऑल्सो वांट्स कि हाँ ये चीज़ हो जाए। सो एज अ रिजल्ट आर्मीनिया एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है फॉर द डेवलपमेंट, ठीक। सीधी सी बात है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर ईरान? आर्मीनिया, पाकिस्तान, जॉर्जिया एंड अजरबैजान। तो करेक्ट आंसर है, वो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ऑप्शन नंबर सी जॉर्जिया, ठीक। सो अब ये ईरान का मैप है हमारे पास, अजरबैजान यहाँ पे है, देन आर्मीनिया का हमने बताया था, अजरबैजान, पाकिस्तान, जॉर्जिया एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, सऊदी अरेबिया नहीं आएगा सॉरी, ठीक है, एंड टर्की, इसको जो है बाउंड्री इसकी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आर्मीनिया आता है, आर्मीनिया के पीछे हमारे पास यहाँ पे जॉर्जिया एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो ये इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताता है। देन रिवाइजिंग जीडीपी बेस ईयर, तो बेस ईयर क्या होता है कि जिसके बेसिस पे सारी कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। किसी भी तरह की कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी अगर हम देखें तो बेस ईयर होती है। तो जो भी साल को अगर हम बेस ईयर मानते हैं ना तो उसको एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। तो नॉर्मल ईयर से हमारा मतलब है कि उसमें किसी भी तरह का ऐसे मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह की नेचुरल कैलामिटी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से जीडीपी डाउन गई है या प्रोडक्शन जो है वो डाउन गई है, या किसी भी तरह की फसल जो है वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या किसी भी तरह का वॉर नहीं होना चाहिए। तो एक नॉर्मल ईयर माना जाना चाहिए बेस ईयर को, ठीक है। तो अभी तक हम बेस ईयर जो मानकर चल रहे थे दैट वाज 2011 एंड 2012 फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। तो अगर हम 10 साल भी देख लेते हैं उसके बाद, क्योंकि जनरली 10 साल में ही हम इस चीज़ को रिवाइज करते हैं, ठीक है, तो वो बनना चाहिए था 2021-22 का साल, बट 2021 में हमें पता है कि कोविड-19 आ गया था, तो हमने 2021 को यहाँ पर नहीं माना। तो अब हम चाहते हैं कि 2022-23 वाला ईयर जो है हमारा बेस ईयर बने, ठीक है। तो बेस ईयर के बेसिस पे अब क्या क्या चेंजेस आते हैं? चेंजेस आते हैं मल्टीपल चीज़ों में डायरेक्टली, बट मेजर चेंजेस आते हैं हमारे किसके अंदर?
विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है एक तरह से शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसमें इंडस्ट्री को अपनी प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाना है या घटाना है वो चीज़ को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो अब अर्बन एरियाज़ में कंज्यूमर्स क्या क्या चीज़ों पे पैटर्न रख रहे हैं, क्या चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, क्या ज़्यादा है क्या कम है, हमने बास्केट के बारे में भी डिस्कस किया था, वो चीज़ यहाँ पर जो है आपसे इम्पैक्ट करती है अब जीडीपी को। उसी तरीके से प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाई या घटाई जाएगी, कंज्यूमर का टेस्ट क्या है। तीसरी चीज़ है हमारी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब जीडीपी जितनी होगी उसके बेसिस पे हमें इन्फ्लेशन डिसाइड करेंगे ना कि हमारी मार्केट के अंदर हमें कितना जो है वो प्राइस कम या ज़्यादा करना पड़ेगा किसी कमोडिटी का। वो डिपेंड करेगा ना कि अब हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, हमारी प्राइस क्या है, हमारी डिमांड क्या है, हमारी सप्लाई क्या है ना। उसी के बेसिस पे प्राइस जो है वो डिसाइड होगी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हम ये चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे बेस ईयर जो है इसको रिवाइज करने की बात की जा रही है कि इज इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम बेस ईयर को रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज द 8th टाइम कि हम बेस ईयर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, 8th टाइम। पहली बार इसको रिवाइज करने की बात की गई थी इन द ईयर ऑफ 1949। पीसी महालनोबिस जो हैं वो चेयरमैन थे ऑफ द नेशनल इनकम कमिटी। ठीक है, एंड उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे रिविजन की बात की थी। रिविजन के बाद उन्होंने 1951 एंड 54 का यहाँ पे आपको आइडिया दिया था कि कोई भी बेस ईयर उनमें से सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो 1948 से 61 तक 1967 को बेस ईयर माना गया। देन 61 से 71 में अगर हम देखें तो 1978 के बेसिस पे हमने इनको बेस ईयर को माना। ठीक है, अब 78 में हमने रिवाइज किया जब इसको, तो हमने इस ईयर के बेसिस पे हमने 1971 को बेस ईयर माना। 67 के बेसिस पे 1961 को बेस ईयर माना। 1988 में अगर हम देखें तो 81 को बेस ईयर माना। 99 में देखें तो 93, 94 को बेस ईयर माना। तो ये यहाँ पे क्यों हुआ 93, 94? यहाँ पे 81 है, 81 है तो 91 होना चाहिए था ना। तो हमने 93, 94 को बेस ईयर क्यों माना? दैट इज बिकॉज कि 1991 में हमारे पास जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, जिसमें हमने एलपीजी को अलाउ किया था, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हमारे पास क्या थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस चीज़ को हमने अलाउ कर दिया था, उसको हम बेस ईयर नहीं मान सकते। कुछ मेजर हुआ हमारी मार्केट के अंदर। ठीक है, सो हमने 93, 94 को मान लिया। देन 93, 94 से लेके 99, 2000 को हमने इन द ईयर ऑफ जनवरी 2006 हमने 2000 को अपना बेस ईयर माना, 99, 2000 को। देन 2010 में हमने 2004-05 के बेसिस पे हमने बेस ईयर माना। देन उसके बाद जनवरी 2015 में हमने 2011-12 को अपना बेस ईयर माना। तो अब हम 2011-12 के बाद हम देख रहे हैं 2022-23, क्योंकि 21 में कोविड आया था। ठीक है, सो इस बेसिस पे हमने बेस ईयर जो है डिफरेंट तरीके से यहाँ पर अपनाए हैं, चेंजेस इसके बारे में किए हैं। ठीक है, सो अब जीडीपी जो है एक बेटर तरीके से एक नंबर जो है कि एक्चुअली में हमारी डेवलपमेंट क्या हुई है इस बेसिस पे, है ना, क्योंकि 22-23 के बाद से लेकर अब तक हमारी डेवलपमेंट क्या हुई है उसको यहाँ पे उसकी जानकारी लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है आरबीआई की, रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बेसिस पे भी या इन्फ्लेशन किस हिसाब से सीआरआर, एसएलआर क्या होना चाहिए उसके बेसिस पे यहाँ पर डिसीजन लेगी कि क्या चीज़ों में चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है। इसके अलावा अब रिविजन जो है वो न्यू इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करता है कि इंक्लूड किया जाए, पुरानी आउटडेटेड इंडस्ट्रीज़ को एक्सक्लूड करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारी बास्केट है। ठीक है, हमारी आईआईपी को यहाँ पर या होलसेल प्राइस इंडेक्स को उसको भी इम्पैक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो अब ये चीज़ आप मान के चलिए कि ये 1 वाला चीज़ जो है ये क्यों आती थी एंड में, 61, 71, 81 क्यों आता था ऐसा? इसके पीछे का रीज़न यही है कि हमारा जो सेंसस का डेटा था ना, उसमें हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है इंडिया की जीडीपी के अंदर, उसका डेटा हमें सेंसस से मिलता था। ठीक है, तो हर 10 साल बाद ये रिवीजन तभी हुआ करती थी। बट अब की सिचुएशन में 1993-94 के बाद ना सीएसओ ने यहाँ पर बोला कि हम वर्क एस्टिमेट्स के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वेज के थ्रू एनएसएसओ जो है वो कंडक्ट कराएगी ऐसे सर्वेज, एंड उसी सर्वेज के थ्रू हम हर 5 साल बाद क्यों नहीं इस बेस ईयर को चेंज करना शुरू कर देते। चलो इस चीज़ के ऊपर भी एग्रीमेंट हो गया कि हर 5 साल बाद हम इस चीज़ को चेंज करना शुरू कर देते हैं, बेस ईयर को चेंज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें रियल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रियल टाइम फिगर्स को यहाँ पर मिल सके, ये चीज़ हो सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 2017 में कि न्यू जीडीपी सीरीज़ को हम शुरू करेंगे एंड रिलीज़ करेंगे 2017-18 को एज अ बेस ईयर।
तो सरकार ने ये सोचा था कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के बेसिस पे या पीरियोडिक लेबर सर्वे के फोर्स के बेसिस पे जो भी डिसीजंस आएंगे उसके हिसाब से हम कर लेंगे चीज़ों को, है ना, कि नए 5 साल बाद हम इनको रिन्यू करते रहेंगे। बट जो डेटा आया हमारे पास कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे का और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, उन दोनों के डेटाज में यहाँ पे डिफरेंसेस आए। डिफरेंसेस क्या आए कि एम्प्लॉयमेंट की बात अगर कर रहे हैं, एक डेटा बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, एक बोल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। सो किस चीज़ को आप ज़्यादा बेटर मानोगे? तो इस चीज़ को या इस सिचुएशन को खारिज कर दिया ये बोल के कि एक नॉर्मल ईयर नहीं था। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर अगर वो नहीं है तो इन दैट केस आप क्या करोगे? फिर आप उसको तो किसी तरीके से इंक्लूड कर ही नहीं सकते। फिर धीरे धीरे अगर हम देख रहे हैं 17 के बाद 18 में हमारे पास डिमोनेटाइजेशन वाला प्रोसेस शुरू हो गया। फिर हमने जीएसटी को 2016 में जीएसटी को लगाया। 17 के बाद हमने वो जीएसटी के बाद हमारी डिमोनेटाइजेशन वाला प्रोसेस भी शुरू हुआ। तो ये सब चीज़ों की वजह से कुछ ना कुछ नया ऐसा होता रहा जिसमें हम इसको एज अ नॉर्मल ईयर नहीं मान सकते थे। 2021 में हम देख रहे हैं 20-21 के आसपास कि हमारे पास कोविड-19 भी आ गया। ठीक है, 19 में हुआ था शुरू, इंडिया में 20 में आया था, तो उसको भी रिकवर करते करते इकोनॉमी को हमारा थोड़ा टाइम लग गया। तो इसी वजह से 22-23 वाला साल जो है वो पहला नॉर्मल ईयर माना जाएगा। तो अब नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी हो सकता है इसको दोबारा शिफ्ट करने की बात या उसका मुद्दा उठ सके। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस न्यूज़ के अंदर, और इसमें और एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इम्पैक्टेड डायरेक्टली बाय रिवाइज्ड जीडीपी बेस ईयर? IIP, CPI, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, नन ऑफ द अबव। बता चुकी हूँ, फेयरली सिंपल है। इसका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, कि सब की सब जो है हमारे डिपेंडेंट हैं ऑन द बेस ईयर, कि जिसके बेसिस पे कैलकुलेशंस होंगी। देन बिल ऑन अमेंडमेंट टू न्यूक्लियर एनर्जी लॉज मे बी ब्रॉट इनटू मॉनसून सेशन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंडिया की यूएस के साथ 2008 में एक डील हुई थी जब जॉर्ज बुश थे अमेरिका के प्रेसिडेंट और इंडिया में मनमोहन सिंह जी थे प्राइम मिनिस्टर, है ना। बट कि हम इंडिया में यूएस जो है इन्वेस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, है ना, कि डेवलप करने के लिए, बट उसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड उसके मेजर रीजंस यही है कि अब हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंडिया में अलाउ नहीं कर सकते, ना हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। उसके पीछे के कारण क्या है जो इस न्यूज़ में बताया गया है? 2 ऐसे एक्ट जिनकी अमेंडमेंट की बात यहाँ पे मॉनसून सेशन जब लोकसभा का या पार्लियामेंट का शुरू होगा लेके आई जाएगी। है पहला है कि सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। तो इसके अंदर ना ये है कि किसी भी तरह की न्यूक्लियर फैसिलिटी में कोई भी दुर्घटना होती है, ठीक है, तो जो प्राइवेट प्लेयर है या जो पर्सन है जिसका वो न्यूक्लियर फैसिलिटी होगा, ठीक है, अभी मान के चलिए कि प्राइवेट प्लेयर्स भी है ना, कि जो भी व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने इन्वेस्टमेंट की है इसके अंदर, वो सब के सब यहाँ पे लाइबल होंगे 1500 करोड़ तक की अगर लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, इफ़ द लाइबिलिटी एक्सीड्स 1500 करोड़ तो उसके अंदर गवर्नमेंट भी यहाँ पर पैसा चुकता करने में या लोगों को हेल्प करने के लिए टू ओवरकम या प्रोवाइड फॉर द एक्सपेंसेस साथ में हिस्सा बनेगी। ठीक है, अब दूसरा एक्ट हमारा क्या कहता है? एटॉमिक एनर्जी एक्ट। वो अलाउ ही नहीं करता किसी भी प्राइवेट कंपनी को कि वे न्यूक्लियर पावर प्लांट चला सके। ठीक है, सो अब इसमें एक मेजर इम्पैक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की तो हम बात कर रहे हैं, बट भोपाल गैस ट्रेजेडी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, सो भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी हमने स्ट्रिक्ट यहाँ पर लाइबिलिटी सेट करने की बात की थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारे पास स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात करता है ना, तो उसी जजमेंट के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई किया गया है एंड सरकार अब चाहती है कि इनको चेंज किया जाए क्योंकि आने वाले टाइम में हमें प्राइवेट प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सवाल यही है, आपको ऑलरेडी पता है कि सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अनलिमिटेड मॉनिटरी लाइबिलिटी इन इंडिया। बता चुकी हूँ आपको, करेक्ट है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट रिस्ट्रिक्ट्स प्राइवेट कंपनीज टू एस्टैब्लिश न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। देन अब हम थोड़ी न्यूज़ 2 आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं या इवन की ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देख रहे हैं तो उसमें सुधार आया है। G7 के लिए कनाडा गए थे प्रधानमंत्री, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो PM है कनाडा के और इंडिया के, बैठकर उन्होंने बात की। ठीक है, तो उन्होंने यही आउटकम निकाला है कि हम इस चीज़ को अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं कि हम हाई कमीशन जो हैं या जो डिप्लोमैट्स हैं अब एक दूसरे की कंट्रीज़ के लिए जिनको पहले निकाल दिया गया था वहाँ से, है ना, और इंडिया से भी निकाला गया था, उनको वापस से हायर करना शुरू करते हैं। हाई कमीशन हम दोबारा से इसको रीस्टैब्लिश करते हैं। सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया ऑल्सो, है ना। अब यूक्रेन के केस में भी एक डेवलपमेंट हुई है, दैट इज़ के यूएसए से तो अब वो किसी तरह की हेल्प नहीं ले पाए क्योंकि जो ट्रंप हैं वो एक दिन पहले ही G7 ख़त्म होने के चले गए वापस यूएसए, है ना। तो अब यूक्रेन जो है उनको मना भी कर दिया यूएसए ने कि हम आपको किसी भी तरह का वेपन का सप्लाई नहीं देंगे। तो अब कनाडा जो है उन्होंने हेल्प करने की यहाँ पे बात की है यूक्रेन की, है ना। तो अभी देखा जाए तो G7 कंट्रीज़ जो है आपस में ही थोड़ा सा
मतलब इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज थी कि ट्रंप ने ये स्टेटमेंट क्यों दी हैं। तो बाकी जो 6 कंट्रीज़ हैं दे आर होपिंग कि कोई इसके ऊपर डेवलपमेंट हो जो कि पीसफुल हो इन नेचर, है ना। तो कनाडा ने थोड़ा बहुत आश्वासन दिया है यूक्रेन को कि हम आपको हेल्प करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कल स्टेटमेंट दी है उनके बेसिस पे उन्होंने कहा है कि इंडिया ने सोलर, यहाँ पे अब आप ना इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है उसके ऊपर पढ़ना जाकर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है हेडक्वार्टर्स उसके न्यू दिल्ली में है। कब शुरू हुआ था, क्या पर्पस था, इंडिया ने ही शुरू किया था, है ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे हमने चीज़ें यहाँ पर डेवलप की हैं तो इंडिया जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है फॉरवर्ड। एंड पेरिस की जितने भी हमने पेरिस एग्रीमेंट की कमिटमेंट्स थी, कुछ कमिटमेंट्स जो है हमने पहले ही अडॉप्ट करनी शुरू कर दी हैं एंड हमने वो लेवल्स को एडवांस में ही अचीव कर लिया है। नॉट ऑल बट सम ऑफ देम, है ना। बायोफ्यूल्स की जैसे हम बात करते हैं पॉलिसी, बायोफ्यूल्स के बारे में इसके अंदर पढ़ना कि हमने कितनी परसेंटेज जो है बायोफ्यूल्स के अंदर, हम पहले इथेनॉल के साथ जो मिक्स कर रहे थे फ्यूल को, वो कैसे अब चेंज हो रही है कि इंडिया ने कैसे ही पहले बायोफ्यूल्स को अडॉप्ट कर लिया, ऑलरेडी एडवांस में है। तो ये चीज़ सच है, दीज आर फैक्ट्स, ठीक है। तो इसमें कुछ गलत यहाँ पे नहीं बोला उन्होंने। इन द एज ऑफ एआई सिक्योर एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स, ये भी उन्होंने यही चीज़ बोली। देन एआई टेक्नोलॉजी जो है वो एनर्जी सेंसिटिव है, इसको एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव के लिए सस्टेनेबली इसको कैसे यूज़ किया जा सके, प्रधानमंत्री ने ये चीज़ के ऊपर बोला। बस इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। देन अलग हमारे पास ये एक और है कि चॉपर को लेकर, जो अभी चॉपर केदारनाथ में अब कह सकते हो क्रैश हुआ है, उसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं। अब उसमें मेजरली उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ही सामने आ रही है कि वो खुद से ही कसूरवार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैपिंग फेयर्स रखे हैं कि आप एक जर्नी के 8,000 से ज़्यादा एक व्यक्ति से चार्ज नहीं कर सकते। एंड उस 8,000 में से भी 5,000, ठीक है, 5,000 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, यानी कि आपको उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को देने पड़ेंगे इन केस आप किसी भी गवर्नमेंट चॉपर पे अपना हेलीकॉप्टर उतारते हैं। एंड दैट दिस रेट इज पर राइड, ठीक है, कि एक राइड पे अगर आप सरकार के किसी हेलीपैड पे अपना चॉपर उतारते हैं, 8,000 कैप है, उसमें से 5,000 आपको सरकार को देने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ बोली, रॉयल्टी बोला इसको, है ना। देन कैपिंग पायलट वर्कलोड, के हर एक पायलट को विद रिस्पेक्ट टू कितनी भी लैंडिंग्स हो, 50 लैंडिंग्स पर डे अलाउड है, ठीक है। बट इन केस अगर जो ऑन सीजन हो जाता है शुरू, तो इन केस ये वाली जो लैंडिंग वाली परमिशन है, ये 50 वाला जो बार है ये हट जाता है। बट इन केस ऑफ सीजन भी अगर एग्जिस्ट करता है और 50 से कम अगर लैंडिंग्स होती हैं तो आपको पहले जो पायलट है उनको रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, फ्रॉम द UCADA। अगर वो ये चीज़ को नहीं करते हैं तो उनको 2 लाख तक का फाइन हो सकता है, ठीक है। तो पायलट को भी फोर्स किया जा रहा है कि आपको इतनी लैंडिंग्स यहाँ पर करनी ही करनी है, ठीक है। अब रूल्स फॉर टेकिंग द ब्रेक्स ऑल्सो, ठीक है, अगर आप ब्रेक्स ले रहे हैं तो आपको उसके लिए 2 लाख तक का फाइन हो सकता है अगर आप परमिशन नहीं ले रहे हैं। मैंडेटिंग फ्री फ्लाइट्स, के प्राइवेट ऑपरेटर जो है वो 10 फ्लाइंग आवर्स तक यहाँ पर फ्लाई कर सकता है ऑन अ नॉन चार्जेबल बेसिस अंडर चारधाम pilgrimage seasons to meet the exigencies as determined by UCADA, failure of which will attract a penalty of ₹2 lakh each time, ठीक है। सो यही सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको बताया गया है कि अब और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि कोई किसी भी तरह का यहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम जो है वो नहीं बताया गया है। कि जैसे अगर हम देखते हैं ना कि एयरपोर्ट्स पे अगर आप लैंडिंग करते हो तो ऑलरेडी उनका अपना एक ट्रैफिक सिस्टम होता है जो आपको सेफली बता सके कि आप टेक ऑफ कर सकते हो या लैंडिंग कर सकते हो कि नहीं, वो इस वाले रूट पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी तरह का यहाँ पर मीटरोलॉजिकल फैसिलिटी नहीं है जिससे आपको पहले या पायलट को पहले पता लग जाए कि क्या सिचुएशन है ना। तो इन दैट केस ऑल्सो अभी मौसम के बारे में कोई चीज़ पता नहीं होती है ना, तो ऐसी फैसिलिटी अगर अवेलेबल नहीं है तो देर आर मेजर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, है ना। तो इसमें माना जा रहा है कि अगेन उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद से ही रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। एंड इन केस अगर आप UPSC 2026 का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देन टेस्ट सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।